सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की अहम समाअत हुई है। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक अदालत ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर दिया है और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा और उस इंक्वायरी कमीशन में साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसमें साबिक DGI जनरल फैज हमीद का किरदार ज़ेरे बहस आ सकता है, क्योंकि 4 साल पहले फैजाबाद धरना केस के फैसले ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी थी। न सिर्फ सियासत बल्कि इस फैसले के बाद अदलिया की आज़ादी और मुतासिर हुई थी। जजिस के कंडक्ट पर भी सवालात उठे थे, मगर आज 4 साल बाद मुल्क की सियासी और अदालती सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। फैजाबाद धरना केस का फैसला देने वाले और उस फैसले की वजह से इमरान खान की हुकूमत की तरफ से दायर किए गए रेफरेंस का सामना करने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा अब मुल्क के चीफ जस्टिस बन चुके हैं और उनके चीफ जस्टिस बनते ही इस केस के बेशतर फरीक जो फैजाबाद धरना केस पर नजरसानी दायर कर चुके थे, उन्होंने अपनी नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। मगर इस केस में सबसे बड़ा यू टर्न इमरान खान ने लिया है, जिन्होंने ना सिर्फ इस फैसले के बाद नजरसानी की अपील दायर की थी, बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को इंतकाम का निशाना बनाकर जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया था और जस्टिस फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई थी। अब 4 साल बाद वही तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस फैसले को ना सिर्फ दुरुस्त करार दे रहे हैं, बल्कि इस पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं। और अगर इस फैसले पर अमल दरामद हुआ तो साबिक DGI जनरल फैज हमीद मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले का वो मरकजी किरदार रहे हैं और आज की समाअत में भी जनरल फैज हमीद का किरदार बार बार सामने आता रहा। आज की समाअत में तहरीक लब्बैक के किरदार पर बात हुई, ताहिरुल कादरी के किरदार पर बात हुई, इलेक्शन कमीशन और पैमरा के कंडक्ट पर बात हुई। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैजाबाद धरना केस की समाअत की, जो न सिर्फ तफसीली थी बल्कि समाअत में अदालत के सख्त रिमार्क्स भी सामने आए। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान समेत दीगर वकला रोस्टम पर आ गए तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि साबिक चेयरमैन पैमरा मिस्टर अबसार आलम कहाँ हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बताया गया है कि अबसार आलम रास्ते में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अबसार आलम ने अपने बयान में वजारत दिफा के मुलाजिम पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। क्या आप इन इल्ज़ामात के बाद भी नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अबसार आलम के लगाए गए इल्ज़ामात देखे हैं। हमने इस हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 19 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अभी तक कमेटी ने कोई काम नहीं किया। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 26 अक्टूबर को कमेटी का इजलास हो चुका है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए कायम होने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर संगीन सवालात उठा दिए और जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क देते हुए कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस कानून के तहत बनी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने ताहिरुल कादरी के धरने का हवाला भी दिया और रिमार्क दिए कि कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहिब, आप समेत सब कह रहे हैं कि फैजाबाद धरना केस का फैसला ठीक है। हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या कमेटी ने जो TORs बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा? पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा था, बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बना गया और फिर वो वापस लौट गया। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि बच्चों से पूछें तो वो भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। कमेटी के TOR से तो लगता है कि आपने सबको बरी कर दिया है। धरना केस में अदालत ने पूरी हिस्ट्री दे दी है। हमने पूछा था कि धरने का जिम्मेदार कौन था, हुकूमत ने कमेटी का एक भी TOR दुरुस्त नहीं बनाया। हुकूमत चाहती है कि सबको जिम्मेदार ठहरा कर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई ना की जाए। अरबों का नुकसान हुआ मगर हुकूमत को परवाही नहीं है। कमेटी रिपोर्ट का क्या होगा? क्या कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश होगी? क्या कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश होगी ताकि कार्रवाई हो सके? हम कमेटी रिपोर्ट का जायजा नहीं लेंगे। अदालत आपका काम क्यों करे? फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला कमेटी का हिस्सा हैं, वो क्या काम करेंगे? कितने पुल गिराए गए, कितना नुकसान हुआ, ये सब कौन देखेगा? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कमेटी सिर्फ तहकीकात के लिए बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट के साथ सिफारिशात देगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। एक कागज़ के टुकड़े से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हमें बताएं कि कौन से रूल्स ऑफ बिजनेस और किस कानून के तहत कमेटी बनाई गई है। जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है, ऐसे नहीं होगा। अदालत यह करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। 6 फरवरी 2019 से लेकर आज तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ है। इस तरह तो यहाँ हर कोई कहेगा कि मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछ नहीं सकता। हुकूमत सीधा सीधा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाएंगे, जैसे अदालत हुक्म करेगी उस पर अमल होगा। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि आइन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती कमीशन की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि माजी से सीख कर हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। जब कानून हाथ में लेने वालों को सज़ा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे।
कौन सा कानून कहता है कि नजरसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइजीसा ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी के 2014 के धरने से मुतालिक भी अहम रिमार्क्स दिए और ताहिरुल कादरी की तरफ से कनाडा से पाकिस्तान आकर हुकूमत को यरगमाल बनाने से मुतालिक बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से रब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें तो कोई नहीं पूछेगा? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं? दूसरे ममालिक तो अपने एक एक शहरी की हिफाजत करते हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता। चाहे जो भी करो, कभी दुबई चले जाओ तो कभी दूसरे मुल्क। हमारे लोग मुल्क और दीन दोनों को बदनाम कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे मादरत के साथ, लेकिन ये कमेटी काबिल कबूल नहीं है। अदालत इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से खुश नहीं है। हुकूमत की बनाई गई कमेटी गैर कानूनी है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने कोई पेश नहीं होगा। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में तारीखी फैसला दिया है। जब तक आईन और कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो लोगों की तकालीफ खत्म नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यहाँ कोई भी उठकर रास्ते बंद कर देता है और मुल्क को नुकसान पहुँचाकर बाहर चला जाता है। क्या उस वक्त हुकूमत ने कनाडा को खत लिखकर उस शख्स से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा किया था? किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि यह मुल्क सिर्फ अशराफिया के लिए नहीं है, 70 साल से मुल्क में अशराफिया का कब्जा है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा, एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमत ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की भी खुद अदायगी की थी? मुमकिन है कि कमेटी की तहकीकात से यह भी तयन हो जाए। पेमरा और इलेक्शन कमीशन उस वक्त आज़ाद नहीं थे। जिसके बाद अदालत ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। फिर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम ने एक रिपोर्ट जमा कराई है, क्या आप लोगों ने पढ़ी है? जिस पर चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने कहा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, जो अफसार आलम के साथ हुआ उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आप अदालती कार्रवाई को संजीदा लें, आपके वकला को तो रिपोर्ट का पता ही नहीं है। इस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि अफसार आलम ने जो कुछ कहा है मुझे इन हकाइक का इल्म नहीं है। रिकॉर्ड दुरुस्त हो सकता है मगर जो अफसार आलम के साथ ज़ाती तौर पर हुआ उसका मुझे इल्म नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आज़ादी इजहार राय में किसी को मारना और तंग करना नहीं आता। कोई टीवी चैनल लोगों को फसाद के लिए उकसाए तो ये आज़ादी इजहार राय नहीं है। ऐसा ना हो कि टीवी चैनल का गला घोट दें, मगर कानून पर अमल होना चाहिए। सलीम बेग साहब, क्या आपने 2019 से मुताल्लिक फैसले पर कुछ किया है? जियो न्यूज़ और डॉन को डिफेंस और कंटोनमेंट हाउसिंग में क्यों बंद किया गया था? क्या टीवी चैनल्स को अभी भी बंद किया जाता है? जिस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि नहीं सर, अभी ऐसा कोई काम नहीं होता। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने की जहमत नहीं की है। धरना केस में अदालती अहकामात पर अमल किया है या ऊपर से हुक्म का इंतजार है आपको? इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने चेयरमैन पेमरा से सवाल किया कि कितने केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ पेमरा ने एक्शन लिया था? 5 साल से आप चेयरमैन हैं, आपने अदालती हुक्म पर कितना अमल किया है? तो पेमरा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल हो गया है। जिसके बाद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइजीसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या पेमरा डमी ऑर्गेनाइजेशन है? ये मजाक की बात नहीं है। आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं? आपको तनख्वाह कौन देता है? आपकी तनख्वाह कितनी है? जिस पर चेयरमैन पेमरा ने कहा कि मेरी तनख्वाह 4.5 लाख रुपए है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको तनख्वाह हुकूमत नहीं अवाम देती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो आप उस वक्त चेयरमैन थे, आपने गलत बयानी क्यों की कि मैं बाद में चेयरमैन बना था? क्या आपको हमारा फैसला पसंद नहीं? फिर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए रिमार्क दिए कि आपको किसने कहा था कि नजरसानी दायर करें? जिस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि पेमरा की लीगल टीम होती है, सब नजरसानी कर रहे थे, हमने भी कर दी। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह भेड़ चाल की दुरुस्त मिसाल है, सब कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। तो चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि पेमरा ने खुद फैसला किया कि नजरसानी दायर करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप सच नहीं बता रहे कि किसने नजरसानी दायर करने का कहा था। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेकिन सबको मरना है, हिम्मत करके सच बोलें, आपके हाथ हम मजबूत करते हैं। हमने कहा कि जिन्होंने आपके मामलात में मुदाखलत की उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नजरसानी दायर करने का जो फैसला हुआ उसमें बोर्ड का फैसला कहाँ है? तो चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि तहरीरी तौर पर बोर्ड का फैसला मौजूद नहीं है, हमारी गलती थी कि हमने नजरसानी दायर कर दी। तो इस दौरान चीफ जस्टिस ने पेमरा के लीगल डायरेक्टर से सवाल किया कि किसने कहा था कि नजरसानी दायर करें? क्या चेयरमैन पेमरा ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके नजरसानी की दरख्वास्त दायर की? या तो आप चेयरमैन पेमरा को खुश कर लें या पाकिस्तान का कानून बचा लें। आज हम चेयरमैन पेमरा को पेमरा का और अपना कानून पढ़ाएंगे। आपने अपना कानून पढ़ा होता तो पता होता कि ज़बानी कोई फैसला नहीं लिया जाता। चेयरमैन पेमरा सच नहीं बोल रहे कि किसी खुफिया ताकत ने नजरसानी का बोला होगा। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम ने रिकॉर्ड सामने लाकर बहादुरी का मुजाहरा किया
किया है। अफसार आलम ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खतूत लिखे हैं। जो अफसार आलम ने किया वो सब अवामी ओहदेदारों को करना चाहिए। जो कुर्सी से उतरता है कहता है कि मैं मजबूर था। उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे। उस वक्त के वजीर आजम और चीफ जस्टिस ने अफसार आलम के खत पर कोई एक्शन नहीं लिया। अफसार आलम की किसी ने मदद नहीं की। आप पर तो कोई प्रेशर नहीं है तो हकाइक बता दें। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम सख्त हुक्म देंगे। आपको बार बार मौका दे रहे हैं कि बता दें किसके कहने पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन पेमरा साहिब, कुछ कहना है तो बताएं वरना हम अपना हुक्म जारी कर देंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम को रोस्ट्रम पर बुला लिया और अफसार आलम के रोस्ट्रम पर आते ही चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे आपसे कुछ सवालात हैं। आपने जो वजीर आजम को खत लिखा था उसमें कोई और शिकायत की थी? आपने कहा कि मीडिया में कुछ गलत अनासिर हैं। आपके खत पर वजीर आजम क्या एक्शन लेते? तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि उस वक्त मीडिया हुक्काम के पास कुछ एजेंसियों के लोग जाते थे। जिस पर जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने सवाल किया कि आपके खतूत के जवाब दिए गए या नहीं? तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि मेरे खतूत का जवाब नहीं दिया गया। धमकी आमेज कॉल मेरे मातहत अफसर को आई जो मैंने नवाज शरीफ और आर्मी चीफ को फॉरवर्ड कर दी थी। जो कॉल मुझे की गई इसमें कोई नंबर नहीं था। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि FIA या पुलिस कॉल रिकॉर्ड पर कार्रवाई कर सकती थी, वजीर आजम कोई तहकीकाती अफसर नहीं होता। तो अफसार आलम ने कहा कि धमकी आमेज कॉल पेमरा में रिकॉर्ड हुई। निगरान वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी को भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया था। एजेंसी का हुक्म ना मानने पर मेरे खिलाफ 3 दरख्वास्तें अदालतों में दायर कर दी गई थी। मुझे कुछ अरसा बाद ओहदे से भी हटा दिया गया था। अदालती हुक्म पर सच सामने लाया हूँ। इस दौरान जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने रिमार्क दिए कि अफसार आलम साहिब, आपके इल्ज़ामात बहुत संजीदा हैं। जब आप चेयरमैन पेमरा थे तब भी ये सब बातें करनी चाहिए थी। जिस पर अफसार आलम ने कहा कि जियो न्यूज़ पर शो करने वाले नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज़ हमीद ने दबाव डाला था। नजम सेठी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में इस्टेब्लिशमेंट के लिए इदारा जाती करप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नजम सेठी का प्रोग्राम बंद ना करने पर मुझे ओहदे से हटा दिया गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या आपको हटाने की यही वजह थी? तो अफसार आलम ने कहा कि यस माय लॉर्ड। इस दौरान जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने रिमार्क दिए कि आपके बाद चेयरमैन पेमरा तैनात होने वाले साहब तो कह रहे हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं है। मौजूदा चेयरमैन पेमरा उसी दौर में तैनात हुए लेकिन कहते हैं कि उनके काम में कभी मुदाखलत नहीं हुई। तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि मौजूदा चेयरमैन पेमरा खुशकिस्मत आदमी हैं। मुझे TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर जनरल फैज़ हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि किसी की पीठ के पीछे बयान नहीं देते। अगर कमीशन बना तो क्या आप वहाँ बोलेंगे? जिन पर इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं उनको भी बुलाया जाए और फिर आप उनके सामने बयान दें? तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि मैं उनके सामने भी यही बयान दूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके खिलाफ जो मुकदमात हुए हैं उनकी तफसील हमें दे दें। तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि जियो न्यूज़ और डॉन को अपने नंबरों से हटाया गया तो मैंने बहाल कर दिया था, जो मेरा जुर्म बन गया। मैं अपनी हद तक सफाई देना चाहता हूं कि बतौर चेयरमैन पेमरा अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आप सफाई ना दें, हमने पेमरा को कहा था कि अदालत के हुक्म पर अमल किया जाए। तो अफसार आलम ने अदालत को बताया कि खत लिखने के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक मेजर की कॉल सुनवाई थी। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जिन लोगों का जिक्र आपने तहरीरी तौर पर नहीं किया वो कमीशन में बताएं अगर वो बनता है तो। जिसके बाद जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात पर कैसे अमल किया? जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि फॉरेन फंडिंग और दहशतगर्दी के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। तो चीफ जस्टिस ने वकील को कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी की तहकीकात इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। जिसके नाम पर तहरीक लब्बैक रजिस्टर्ड थी, क्या उनको बुलाकर तहकीकात की थी? इसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उस शख्स को नहीं बुलाया था मगर पूरा कानूनी तरीका अपनाया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले बंदे के नाम से जमात रजिस्टर्ड हो जाए। एक दिन दरख्वास्त आती है, अगले दिन इलेक्शन कमीशन नई जमात रजिस्टर कर लेता है। जैसे एक शख्स कहते हैं क्या यहाँ काम पहिए लगाकर होते हैं? जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और रिमार्क दिए सब इदारे कह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना गलत था मगर पर बात रुक जाती है। जिसके बाद अदालत ने वजारत दिफा और IB की फैज़ाबाद धरना केस में नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। साथ ही PTI और MKM की दरख्वास्तें भी वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एजाजुल हक के वकील ने भी नजरसानी की वापस लेने के लिए बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराने का कहा है। जिस पर एजाजुल हक के वकील ने मुदाखलत करते हुए कहा कि मैंने नजरसानी वापस लेने का नहीं कहा है। एजाजुल हक के मुताबिक ISI रिपोर्ट में उनका नाम लिया गया है। एजाजुल हक ने कहा है कि उनका नाम फैसले से हज़फ किया जाए। जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने रिमार्क दिए कि एजाजुल हक एक आर्मी चीफ ज़ियाउल हक के बेटे हैं। तो इस दौरान एजाजुल हक के वकील ने कहा कि मेरे मौक्किल के वालिद सदर पाकिस्तान थे। जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने रिमार्क देते हुए कहा कि मैं ज़िया को सदर नहीं मानता, इस अदालत में ज़िया को दोबारा सदर मत कहिएगा। तो वकील ने जवाब दिया कि आइन में दर्ज है कि जनरल ज़ियाउल हक सदर थे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ियाउल हक ने आइन में लिखवाया कि 5 साल के लिए सदर हूँ। ज़ियाउल हक वाहिद शख्स है जिसका नाम आइन में लिखा हुआ है, वक्त का नहीं मालूम होता।
लेकिन जिया ने लिखवा दिया कि वो सदर है, 5 साल तो पूरे नहीं हुए थे, तो क्या आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी? इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 18वीं तरमीम में ज़िया उल हक का नाम आइन से निकाल दिया गया है। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमने फैसले में ये कहा है कि ISI की रिपोर्ट में एजाज उल हक का नाम है। और फिर आज की समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म लिखवाना शुरू कर दिया और कहा कि अफसार आलम ने कुछ शख्सियात पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। अगर हुकूमत कमीशन कायम करती है तो तमाम इल्ज़ाम कमीशन के सामने रखे जाएं। अफसार आलम ने कहा है कि वो इंक्वायरी कमीशन के सामने सारा बयान खुल कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक बताया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया है। कमेटी को तहकीकात कैसे करनी है इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा है कि हुकूमत इंक्वायरी कमीशन तश्कील देगी। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक मोहलत मांगी है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन तश्कील देकर अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। तवक्को है कि कमीशन तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें दायर करने के उसने इत्तफाक की भी तहकीकात करेगा। यह तहकीकात होने की भी तवक्को है कि क्या तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी, जिसके बाद इस केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।